We'll start with revision of next chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics का पहला हाफ पार्ट मोस्टली थियोरेटिकल है, तो आई विल गो लिटिल स्लो. थोड़ा थियोरेटिकल है तो हम ज्यादा थ्योरी तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, बट वी विल जस्ट गो थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनामिक्स. अब सबसे पहले तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही ये होता है द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ heat into work and work into heat, conversion of one form of energy into heat and heat back to the other form. So thermodynamics is mostly the study of conversion of heat into work and vice versa. तो यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो दैट इज हीट एंड वर्क. और हमको देखना है आगे जाके हीट इंजिन्स वो यही काम करते हैं, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं. तो ये डबल साइडेड एरो मतलब हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट. इसमें सबसे पहले सबसे बेसिक जो लॉ है दैट इज, सबसे बेसिक जो चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम. तो यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, वन बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, अदर बॉडी इज एट लोअर टेम्परेचर, दोनों का एक टेम्परेचर चेंज होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक. सो इफ आई हैव टू बॉडीज, लेट अस से ए एंड बी, ए इज एट हायर टेम्परेचर, बी इज एट लोअर टेम्परेचर. these two bodies will exchange heat, exchange energy. So these two bodies will exchange energy until the time both of them have exactly same temperature. When both the bodies reach at a common temperature, then these two bodies are said to be in thermal equilibrium. So thermal equilibrium मतलब bodies are at same temperature. Bodies are at same temperature. जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखूंगा क्योंकि बहुत थ्योरी है. तो द आइडिया हियर इज, हमारे पास पहले दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे नहीं थे. अगर बॉडीज सेम टेम्परेचर पे नहीं हो तो दे विल कीप ऑन एक्सचेंजिंग एनर्जी, और जब तक एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है दे विल नॉट रीच एट द कॉमन टेम्परेचर. वंस दे आर एट कॉमन टेम्परेचर देन द टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. उसके बाद there is something called as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics, it tells you कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, if there are two bodies which are in thermal equilibrium with the third body, then these two bodies are also in thermal equilibrium with each other. So for example, let us say हमारे पास बॉडीज हैं यहाँ पे. मैं एक काम करता हूं, मैं एक ही बॉडी के अंदर तीन सिस्टम बता देता हूं. सो लेट्स से दिस इज वन बॉडी, इसमें तीन सिस्टम ड्रॉ कर दूंगा मैं. यहाँ पे एक पार्टीशन डाल दिया और देन यहाँ पे और एक पार्टीशन डाल दिया. लेट्स से ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. बोथ कैन नॉट इंटरैक्ट बट बोथ ऑफ देम कैन इंटरैक्ट विद सम बॉडी सी. So if A and C are in thermal equilibrium, B and C are also in thermal equilibrium, then A and B are also in thermal equilibrium. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. If two bodies, कौन से दो बॉडी A and B are in thermal equilibrium with third body, then both of them are also in thermal equilibrium with each other. सिंपल भाषा में बोलोगे A और C can exchange energy, B and C can exchange energy. तो ए और सी का टेम्परेचर एक टाइम के बाद सेम हो जाएगा, मतलब दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. बी और सी का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ए और सी का सेम है, बी और सी का सेम है, तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम है. दैट इज द आइडिया ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसके बाद हमको देखना है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी. तो याद रखना, हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में वी कंसिडर गैसेस ओनली, मोस्टली गैसेस, लिक्विड्स आल्सो बट मोस्टली गैसेस. अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है. इफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस
large number of molecules मतलब, so this system has large number of molecules. Even though ये सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये रेस्ट पे, इट इज नॉट मूविंग, मतलब इसका जो एक्सटर्नल एनर्जी है जिसको आप मैक्रोस्कोपिक बोलते हो, तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जीज की बात होती है, एक होती है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब ओवरऑल पूरे बॉडी से रिलेटेड जो एनर्जी होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरे बॉडी को मैं मूव कर देता हूँ, देन दैट बॉडी विल हैव काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल घर में सिलेंडर आता है डिलीवरी के लिए, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, देखा होगा कभी, सड़क पे डाल देते हैं, उसको लात मारते हैं, तो दे स्टार्ट रोलिंग इट। तो वो जो सिलेंडर रोल हो रहा है वो रोलिंग मोशन है, उसका रोलिंग एनर्जी है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। लेकिन वो गैस का एनर्जी नहीं है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है, वो पूरे सिस्टम के मोशन की वजह से आया, उसको आप बोलते हो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। और अगर उसी सिलेंडर को मैं एक हाइट पे लेके जाऊँ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ड्यू टू चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है। हम जब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इनसाइड, नॉट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ज्यादा खांसी हो रही होगी बहुत लोगों को, तो यू कैन जस्ट गो आउट एंड देन कम बैक लेटर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इवन दो ये पूरा का पूरा बॉक्स मूविंग नहीं है, लेकिन इंटरनली गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, राइट। तो इंटरनली गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, और अगर मैं इन सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को ऐड करता हूँ तो उसको बोलोगे इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। मैंने ऑल क्यों बोला, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी गैस मॉलिक्यूल के पास उसका मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, तो उसका ट्रांसलेशन है ओनली अलोंग एक्स, तो हाफ mvx स्क्वायर। हो सकता है कोई मॉलिक्यूल 3D में घूम रहा है, तो हाफ mvx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे, हो सकता है होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टिंग है तो उनका है पोटेंशियल एनर्जी, हो सकता है एक मॉलिक्यूल के एटम्स वाइब्रेटिंग है तो उसका वाइब्रेशन एनर्जी भी है। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी इज माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, याद रखना। एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो द मेजर ऑफ हीट ऑफ अ सिस्टम। जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही हीट होगा। एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल भी लिया है बुक में मैंने। हमने वहां पे बोला है कि अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और वो ग्लास ऑफ वाटर रेस्ट पे है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, तो उसका टोटल मैक्रोस्कोपिक एनर्जी 0 है। लेकिन इवन दो कि ग्लास ये रेस्ट पे था, ग्लास का हाइट भी 0 था, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ये 0 है, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर they are moving randomly, since they are moving randomly they may also be rotating, तो रोटेशनल एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन एनर्जी होगा, वाइब्रेशन एनर्जी होगा, इन सबको ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इज नॉट 0 इवन दो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी इज 0। गुड। इसके बाद है थर्मोडायनामिक स्टेट एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक स्टेट समझने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। So you must know what is a thermodynamic system. Thermodynamic system बहुत सिंपल है। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या तो सिंगल ऑब्जेक्ट है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग्स। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम आप तब बोलोगे चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, बट इट इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट or collection of objects capable of exchanging heat with the surrounding, capable of exchanging heat with the surroundings।
अब ये सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग या एनवायरनमेंट भी बोलते हैं सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी है, एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम एवरीथिंग एल्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया तो वाटर अलॉन्ग विद द ग्लास इज सिस्टम, और उसके आजू बाजू में जो कुछ भी होगा, हो सकता है वो टेबल पे रखा है, टेबल के बाजू में एक पेन रखा है, उसके बाजू में कुछ और रखा है, वो सब का सब सराउंडिंग है। ओके, देन थर्मोडायनामिक सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हो ओपन सिस्टम, एक को बोलते हो क्लोज सिस्टम, एक को बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में सिस्टम सराउंडिंग के साथ ही एनर्जी और मास दोनों ही एक्सचेंज कर सकता है। तो सिस्टम विच बेसिकली एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर मतलब मास मैटर विद द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे ये ना टू वे एरो दिखाते हैं कभी भी, दिस इज टू वे एरो, मतलब यहाँ पे हीट सिस्टम से एनवायरनमेंट में जा सकता है, एनवायरनमेंट से सिस्टम में भी आ सकता है। Similarly, matter also it can go from system to the surrounding or from surrounding to the system. Best example is a container, a vessel which is kept on a burner. उसके अंदर पानी है और उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो पानी को, और आपने ऊपर से कुछ भी उसको ढका नहीं है, यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग आउट ऑन द टॉप ऑफ इट, मतलब उसको ऊपर से तुमने कवर नहीं किया, इट इज अनकवर्ड बेसिकली। तो उस केस में क्या होता है, हीट will basically from burner will go to the surrounding, नहीं सराउंडिंग बर्नर है, सिस्टम को जाएगा, सिस्टम कौन है, लिक्विड है, तो बर्नर क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हीट कहाँ गया, सिस्टम को गया, बराबर, तो हीट एक्सचेंज तो हो गया। और अब ये पानी बॉईल होके इसके वेपर बन के कहाँ जा रहे हैं, सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो गया। तो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। अभी तुम हीट बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही चीज है, दिस इज ओपन सिस्टम, ये जनरल नोटेशन होता है इसका। देन यू हैव अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, ओनली एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज नोन एज क्लोज सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है। देन यू हैव आइसोलेटेड सिस्टम, नीदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी। इसके बाद डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक स्टेट का, उसके बाद हम आएंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे। तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनाते हो ना, याद है क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आप क्या बोलते हो उसमें आप ऐसा बोलते हो, याद होना चाहिए हर चीज, यू से दैट इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless it is acted upon by external unbalanced force, right? तो अभी आपने बोला स्टेट उस केस में स्टेट मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट इज अ स्टेट विथ वेलोसिटी इक्वल टू 0। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो दैट इज अनदर स्टेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अ गिवन डायरेक्शन, राइट? तो वहां पे स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए यू यूज द पैरामीटर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट था जो रेस्ट पे था, तो उसका एक स्टेट हो गया v इक्वल टू 0। अब वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट अस से 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसका सेकंड स्टेट हो गया इन विच द वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है सिस्टम का। तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब वही कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सम सेट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आल्सो एंट्रोपी। लेकिन एज आई टोल्ड यू, एंट्रोपी आप केमिस्ट्री में ही देखते हो, फिजिक्स में हम लिखते नहीं है। तो अगर आप थर्मोडायनामिक स्टेट का डेफिनेशन पढ़ोगे, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सिस्टम है, तो तीनों को मैं कंपेयर कैसे करूंगा, बाय इधर बाय प्रेशर
और बाय वॉल्यूम और बाय टेम्परेचर। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तीनों का प्रेशर सेम है, हो सकता है वॉल्यूम भी सेम है, बट टेम्परेचर इज डिफरेंट, राइट। तो तीनों के तीनों सिस्टम्स दे आर नॉट इन द सेम स्टेट। अगर तीनों वेरिएबल सेम हो गए तो आप बोलोगे दिस सिस्टम्स आर इन द सेम स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन 3 वैल्यूज, मतलब बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अब तक हमने क्या देखा, क्योंकि देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, बार बार रिवाइंड करते रहना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टडी in which basically you talk about conversion of heat and work, right? Heat into work and work into heat. Then thermal equilibrium, मतलब अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे नहीं थे तो एनर्जी एक्सचेंज करके सेम टेम्परेचर आ जाएंगे, उस स्टेट को बोलोगे थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन द टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर देन दीस टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि अगर दो सिस्टम तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर हमने देखा इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनामिक सिस्टम, इट इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट, एक्सचेंजिंग एनर्जी। बेसिकली हीट डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने, एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग। हीट डिफाइन होगा तब हीट बोल देंगे, फिलहाल एनर्जी बोलो, राइट। फिर ओपन सिस्टम which can exchange both energy and matter, closed system which can exchange only energy, isolated which cannot exchange anything. Thermodynamic state of a system can be described by 3 variables: temperature, pressure and volume. Then you can define what is thermodynamic process. Thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system changes. Thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system changes, right? It is a process in which thermodynamic state of a system changes. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज होंगे, विच मीन्स ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को जनरल नाम है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंजेस। और ऐसा कहीं कंपल्सरी नहीं है कि तीनों एक साथ चेंज होंगे। हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हो सकता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वी का रिलेशन। हो सकता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टी का रिलेशन, गिलोजैक्स लॉ। हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट है तो वी और टी का रिलेशन, राइट। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज हीट। तो अब तक हमने हीट डिफाइन नहीं किया, अभी हीट डिफाइन करने का टाइम है। तो लेट अस डिफाइन हीट। बहुत सिंपल सा आइडिया है। द आइडिया इज दिस, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, तो आई विल टेक सम सिस्टम ऑफ एनी शेप, मे बी यू, इफ यू वांट आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक ग्लास ऑफ वाटर को ले सकते हो सिस्टम, उसको रख दिया आपने टेबल के ऊपर। तो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है विच इज केप्ट ऑन अ टेबल, और इसमें वाटर है। तो वाटर अलोंग विद ग्लास is our system and everything else is the surrounding. Everything else मतलब जो कुछ भी होगा वो, उसको क्या बोलोगे? उसको और एक नाम भी है, एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो ये हमारा सिस्टम है, तो दिस इज आवर सिस्टम एंड दिस इज एनवायरमेंट। हमको डिफाइन करना है हीट। हीट डिफाइन करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, और ये लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है। कंसिडर a glass of water kept on a table. Water along with glass makes the system and everything else is the surrounding. अब अगर दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हुआ, if system and the environment are not at the same temperature, then the temperature of both system and the surrounding will change, right? तो दोनों का ही टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं था तो चेंज होगा। और ये जो चेंज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी
सराउंडिंग को देता है, एनवायरमेंट को देता है, या तो फिर वहां से एनर्जी लेता है, राइट। सो द आइडिया हियर इज इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड एनवायरमेंट इज नॉट सेम, then both the temperature will keep on changing unless they reach a common final temperature. यहाँ तक क्लियर, राइट। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। गैस के पास या सिस्टम के पास, लिक्विड के पास था ही क्या देने के लिए? इंटरनल एनर्जी। मैटर तो जा नहीं रहा बाहर, ये ओपन सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड, नॉट एक्सचेंज ऑफ मैटर। आपने एक ग्लास पानी का भर के टेबल पे रख दिया, अपने आप पानी बाहर जाता है क्या? नहीं। लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है क्या? यस। क्या करना है तो करके देख लो, गर्म पानी करके रख दो 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद आओगे तो क्या मिलेगा? वो सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर पे मिलेगा, बराबर। तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, ये क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे सिस्टम ने, मतलब वाटर ने अपना इंटरनल एनर्जी लूज कर दिया। किसको दे दिया? सराउंडिंग। तो टेम्परेचर चेंज हुआ। किसका टेम्परेचर चेंज हुआ? सिस्टम का और एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग का, दोनों का। लेकिन एनवायरनमेंट के सिस्टम टेम्परेचर में, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज हम नोटिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? इट इज वेरी लार्ज, एनवायरनमेंट इज टू लार्ज। जैसे आपकी गाड़ी का साइलेंसर है, वो गर्म हो जाता है, बराबर। तो उसके एकदम पास में रुकोगे तो तुमको लगेगा गर्म है। आपकी गाड़ी का साइलेंसर है सिस्टम, और जो उसके आजू बाजू का जो भी रीजन है वो है सराउंडिंग, मतलब एनवायरनमेंट। लेकिन ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, तुम उससे 10 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, यू विल फील नथिंग। व्हाई? बिकॉज एनवायरनमेंट इज लार्ज एंड एनर्जी कैन डिसिपेट थ्रू आउट दिस एनवायरनमेंट। तो टेम्परेचर चेंज एनवायरनमेंट में होता तो है, लेकिन यू कैन नॉट मेजर, बट यू कैन मेजर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या एक्सचेंज हुआ? एनर्जी। कौन सा? इंटरनल एनर्जी। क्यों हुआ? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस चेंज और एक्सचेंज इन एनर्जी, दिस एक्सचेंज इन एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज हीट। तो तुम अब इसके आगे हीट वर्ड यूज करोगे तो एक्सेप्टेड। तो whenever there is exchange of internal energy due to difference in temperature, then that energy is called as heat, right? तो ये हो गया हमारा heat define। अब heat के conventions है कुछ, वो conventions पता होने चाहिए। For example, let us say मेरे पास ये एक system है और ये एक environment है, और मेरे पास और एक सिस्टम है और उसका भी एनवायरनमेंट है। लेट अस से Ts is the temperature of system and Te is the temperature of environment। यहाँ पे भी Ts is the temperature of system, Te is the temperature of environment। अब दो केसेस बनते हैं। एक केस में सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो Ts is greater than Te, और एक केस में सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो Ts is less than Te। अब यहाँ पे हीट फ्लो होगा। अब पहले तो पता होना चाहिए हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, मतलब हीट इज गोइंग आउटसाइड, यहाँ पे हीट इज कमिंग इनसाइड, राइट। बिकॉज दूसरे केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था, एनवायरमेंट का ज्यादा था, तो हीट एनवायरमेंट से सिस्टम में आएगा। तो बाय कन्वेंशन, तुमको बाय कन्वेंशन पता होना चाहिए व्हेनेवर हीट flows into the system, that is taken to be positive heat, मतलब greater than 0। whenever heat is flowing out from the system, it is taken to be negative, क्योंकि यहाँ पे heat का loss हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? राइट, is this clear? So heat will be taken to be positive when heat flows into the system, heat will be taken to be negative when it flows out from the system। उसके बाद क्या टॉपिक है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो अब गोइंग बैक हियर, जब भी हीट का लॉस हुआ या हीट का गेन हुआ, अल्टीमेटली हीट लॉस हुआ। किसने लॉस किया? गैस मॉलिक्यूल्स ने। गैस मॉलिक्यूल्स को था ही क्या? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट लॉस हुआ तो गैस का इंटरनल एनर्जी कम हुआ कि बढ़ गया?
कम हो गया, मतलब देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरे केस में हीट गेन हुआ, तो सिस्टम ने एनवायरनमेंट से हीट लिया, सिस्टम ने लिया तो किसको देगा, गैस मॉलिक्यूल को देगा, और गैस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दोनों ही प्रोसेस में एक चीज कॉमन थी कि दोनों ही केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू हीट। तो जब आप अगला टॉपिक पढ़ते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में दो पार्ट्स है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज इन टू वेज। एक है बाय हीटिंग, ये तो यहीं पे क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर इटसेल्फ ओवर हियर कि सिस्टम ने जब हीट लॉस किया तो कहां से लॉस करेगा, खुद का ही इंटरनल एनर्जी दे देगा, राइट, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, राइट। उसने गेन किया तो कहां जाएगा, गैस के पास जाएगा, गैस क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हीटिंग की वजह से तो चेंज होता ही है, ये तो क्लियर हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बेसिकली come from two ways, one is by heating, other is by doing work on the system। तो हीटिंग तो अभी हमने देख ही लिया है, अदर इज बाय डूइंग वर्क। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक सिस्टम है गैस, एंड उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, और हमने पिस्टन को सडनली नीचे प्रेस कर दिया। तो हमने पिस्टन को नीचे प्रेस कर दिया, हमने मतलब वर्क डन कर दिया। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये वर्क कहाँ जाएगा, सिस्टम के पास, मतलब किसके पास, गैस मॉलिक्यूल के पास, मतलब गैस का एनर्जी बढ़ जाएगा, राइट। तो दिस इज अनदर वे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय टू वेज, वन बाय हीटिंग, अदर बाय डूइंग वर्क। जैसे हीट के भी दो थे ना, इनलेट आउटलेट, इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो हीट इज पॉजिटिव, आउटफ्लो इज, वैसे वर्क के भी कन्वेंशंस है। अब देखो इसमें दो केस है, एक तो तुम सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बाय द एनवायरनमेंट, ऑन द सिस्टम बाय द एनवायरनमेंट, दिस इज टेकन टू बी नेगेटिव वर्क, दिस इज नेगेटिव वर्क। फिजिक्स में इसको नेगेटिव वर्क लेते हैं, केमिस्ट्री में तुम पॉजिटिव लेते हो, इधर नेगेटिव ही लेते हैं। तो कंफ्यूजन का कोई केस नहीं होना चाहिए। क्यों लेते हैं वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि हम जब वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाई, बराबर। देन उल्टा भी तो पॉसिबल है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे दे आर मूव होते होते पिस्टन के साथ कोलाइड हो गए। कोलिजन मतलब प्रेशर से पिस्टन हो गया ऊपर शिफ्ट, तो वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग्स, वो लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा हो तो वर्क डन इज पॉजिटिव, जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम हो तो वर्क डन इज नेगेटिव। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सिंपल सा केस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता क्या है, सपोज अभी आप ही मेरे को बता दोगे, सपोज मेरे पास एक सिस्टम था, इस सिस्टम को मैंने हीट सप्लाई कर दिया, और ये हीट सप्लाई को मैं बोलता हूँ डेल्टा क्यू, और ऊपर से पिस्टन मूवेबल है। मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था जब हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की। हमने हीट सप्लाई किया सिस्टम को, तो क्या क्या हो सकता है, एनर्जी चेंज होगा। जो भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो उसमें से कुछ पार्ट गैस ने रख लिया, खुद का एनर्जी इंक्रीज कर दिया, तो डेल्टा यू मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और क्या होगा, और ये हीट ने पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, मतलब क्या हो गया, वर्क डन। तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज पार्शियली यूज्ड in increasing internal energy and partially to do work। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसमें क्या डिफिकल्ट है, नथिंग, where delta U is change in internal energy and W is work done and delta Q is amount of heat supplied। यहाँ तक क्लियर। जो भी हीट तुम सप्लाई कर रहे हो उस हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, बाकी पार्ट वर्क डन करता है। देन ये जो अभी वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए फिर।
तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए अगेन उसके लिए हम एक काम करेंगे, वापस से एक एग्जांपल लेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, वर्क डन पे। हमको अभी सिर्फ वर्क डन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल ये पिस्टन पहले यहां था, अब थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, dx से डिस्प्लेस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया आपको अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी से हमको पता है दिस गैस मोशन आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मॉलिक्यूलर केओस बोलते हो जिसको आप। ये घूमते फिरते कहाँ कोलिजन कर रहे हैं, पिस्टन के साथ कोलिजन कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम इंपार्ट कर रहे हैं। मोमेंटम इंपार्ट करने मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का यूनिट हो जाता है प्रेशर। तो ये क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से पिस्टन हो गया शिफ्ट बाय अमाउंट dx। क्लियर, पक्का। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो बिना वर्क के होता है क्या, कहीं पे भी हो, फिजिक्स का कोई भी कॉन्टेक्स्ट उठा लो, whenever you talk about displacement वर्क डन होना ही होना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल है। इसको बोल दो dw या डेल्टा w, जो बोलना होगा वो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, PAdx। लेकिन ADX अगर पिस्टन का एरिया A था तो ये एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय dx, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो दिस इज इक्वल टू PdV। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन PdV। हमने पहले यूज भी किया है इसको, मैंने बोला था कि हमेशा P into dV आता है। ये तो ऐसा आता है क्योंकि गैस था, गैस कोलिजन कर रहा है पिस्टन के साथ, पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर दिया ड्यू टू प्रेशर dx से। तो वर्क डन इज FdX बट F इज P into A और AdX इज dV। यहाँ तक क्लियर, गुड, पक्का पक्का। अब ये तो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का केस लिया। इमेजिन हमको फाइंड करना था व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू Vi टू फाइनल वैल्यू Vf। तो इमेजिन ये था इनिशियल वॉल्यूम और बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया फाइनल वॉल्यूम Vf, मतलब पिस्टन शिफ्ट होके ऊपर चला गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। आप बोलोगे हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ, dw। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, इंटीग्रेशन dw, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो ये आ जाएगा PdV फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो वर्क डन इक्वल टू P कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट है। हर बार ऐसा होगा नहीं, वो सिर्फ होता है आइसोबारिक प्रोसेस में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, हर बार नहीं होगा। बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, हम सिर्फ अभी बेसिक आइडियाज बना रहे हैं। तो टेम्पररीली मैंने बोला कि चलो प्रेशर को कांस्टेंट ले लो, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया। इंटीग्रेशन dV फ्रॉम Vi टू Vf। व्हाट इज इंटीग्रेशन dV, V, दिस इज P into V फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। So therefore work done W equal to P V final minus V initial। ये आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, उसको आप प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम भी बोलते हो या उसको आप स्टेट वेरिएबल भी बोलते हो, तो एक ही बात है। अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। इसी को आप बोलते हो प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इसी को आप बोलते हो स्टेट वेरिएबल्स ओनली और स्टेट वेरिएबल्स। इसी को आप बोलते हो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, इसी को आप बोलते हो सिर्फ वेरिएबल्स। कुछ नहीं, पीवीटी है। तो तुम पढ़ोगे अगर उसमें लिखा है इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इट इज एनी
measurable or observable characteristics of a system or property of a system when the system is in equilibrium. तो लॉजिकली सोचो ना, अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो टेम्परेचर चेंजिंग होता, तो तुम क्या मेजर कर लेते? तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तब तक मेजर करते नहीं हो। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, यस। सपोज वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है तो तुम वॉल्यूम मेजर करोगे ही नहीं, तुम बोलोगे रुको थोड़ा सा स्टेबल होने दो, राइट? तो इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद ही करोगे। तुम प्रेशर जब चेंज होता है मेजर करोगे नहीं, क्योंकि यू हैव टू वेट अंटिल द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम। नहीं तो मैंने अभी मेजर किया, 1 सेकंड के बाद चेंज हो गया, फिर अगले 1 सेकंड बाद और चेंज हो गया। तो इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी मेजरेबल ऑब्जर्वेशन क्यों बोला है? तुम गैस मॉलिक्यूल को देख सकते हो क्या? नहीं। तो तुम गैस का किसी भी मॉलिक्यूल का स्पीड मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते हो तुम, बराबर। तुम गैस का एनर्जी डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? नहीं। तो तुम डायरेक्टली क्या मेजर कर सकते हो? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसलिए तो बोला है मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, सिंपल। अब ये जो वेरिएबल्स है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक है इंटेंसिव और एक है एक्सटेंसिव। तो दिस वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक है इंटेंसिव, एक है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वेरिएबल्स वो है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते। इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। And these depend on the size of system, depends on the size of system. So can you give me one example of each? Density, density do not depend on the size. मैं इमेजिन हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें गैस है और उस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टीशन डाल दिया मैंने, तो डेंसिटी तो सेम रहेगा, हाँ बराबर ना? प्रेशर एंड टेम्परेचर। और एक्सटेंसिव क्या है? मास, राइट? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो साइज चेंज किया, मतलब वॉल्यूम चेंज किया ही है तुमने, राइट? इंटरनल एनर्जी, हाफ इन वन, हाफ इन अनदर। तो इसको बोलते हो एक्सटेंसिव, जो साइज पे डिपेंड करते हैं, जो नहीं डिपेंड करते वो इंटेंसिव। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ गया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक सिस्टम एक साथ 3 इक्विलिब्रियम में हो तो उसको बोलोगे दैट द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एनी सिस्टम which simultaneously is in mechanical equilibrium, is in chemical equilibrium, is in thermal equilibrium, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. तो सिस्टम का तीनों इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी है। तो सिस्टम, if the system is in mechanical equilibrium, is in mechanical equilibrium, and if it is also in chemical equilibrium, and if it is also in thermal equilibrium, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, when there is no external force on the system, or when the forces they balance out, they cancel out, so when there is no net force on the system, or there is no net force inside any part of the system, तो सिर्फ मैंने एक सिलेंडर ले लिया, मान लो सिलेंडर को रख दिया तो फोर्सेस बैलेंस हो गए, क्योंकि एक्शन क्या था? mg डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन थे कैंसल आउट। तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर भी किसी भी रीजन में देयर शुड नॉट बी एनी नेट फोर्स। इसका मतलब प्रेशर हर जगह पे सेम होना चाहिए।
थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये थियोरेटिकल टॉपिक है और दिस इज व्हाट चेक्स योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। नॉट वेरी इजी टास्क, क्योंकि जब थ्योरी की बात है ना, मुझे सब आ रहा था लेकिन मुझे याद कुछ नहीं आया। तुम याद करते क्यों हो? खाना कभी याद करते हो कि खाना है? नहीं ना। अपने आप लगता है कि चलो अभी टाइम हो गया, खाना चाहिए। सोना याद करते हो? नहीं। तो फिजिक्स याद क्यों करते हो? समझ लो उसको। चीज सिंपल है। एक तो पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। नंबर 2, सिस्टम के अंदर भी किसी भी पार्ट में नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जीरो होना मतलब प्रेशर सेम होना। तो सिस्टम के अंदर हर एक जगह पे प्रेशर सेम है, क्योंकि अगर प्रेशर सेम नहीं हुआ तो आपको पता है कि जब प्रेशर सेम नहीं होता है तो क्या होता है? गैस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, राइट। इसका मतलब अंदर प्रेशर अगर सेम हुआ तो गैस का मोशन भी नहीं है। अगर है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब बोलते हो? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो नेट फोर्स on the system, there is no net force inside the system in any of the part, there is no acceleration of any mass inside the system also. That is mechanical equilibrium. Number 2, chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium if there are no ongoing chemical reactions inside the system. इसका एक मतलब और होता है, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम एवरीवेयर। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन होंगे तो फिर कंपाउंड्स चेंज होते रहेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है ना कि टू मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली रिएक्ट फॉर्म अ न्यू थिंग। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब कंपोजिशन सेम है। तो व्हेन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम एवरीवेयर देन इट मींस देयर इज नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन। अगर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन मतलब वहां पे कोई ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन नहीं है तो टेम्परेचर भी हर जगह पे सेम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, सपोज ये सिस्टम है, राइट, और एक पार्ट में वहां केमिकल रिएक्शन चल रहा है, सही है, तो उस पार्ट का टेम्परेचर चेंज हो गया तो तुम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल ही नहीं सकते। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, वो तो पहले ही बता दिया, राइट। when the system and the surrounding both are at same temperature or when inside the system all the parts are at same temperature then thermal equilibrium। तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके सिस्टम किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद है पीवी डायग्राम। इक्वेशन ऑफ स्टेट तो पता ही है आपको, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसके बाद है पीवी डायग्राम। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली बात तो तुम समझ लो, पीवी डायग्राम ये सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट्स के लिए होता है। मतलब ये कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस पे मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस? चेंज इन द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, बराबर। व्हेनेवर द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम चेंज देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, मतलब वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि अगर वेरी स्लो नहीं है तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। और पीवी डायग्राम, मैं वापस उसी पॉइंट पे जाता हूँ, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तुम कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्स वाई भी प्लॉट कर लोगे, तो एक्स की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू करते हो? फाइंड वाई, बोलते हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x यू आर फाइंडिंग आउट y। तो यहाँ पे जब पीवी डायग्राम बोलते हो तो x एक्सिस पे वॉल्यूम है, y एक्सिस पे प्रेशर है। तो फॉर अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम यू आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ प्रेशर। वो कब होगा? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो मेजर कर क्या रहे हो? फिर तुम बोल रहे वॉल्यूम चेंज ही होते जा रहा है, फिर मैं मेजर कर रहा हूँ। क्या मेजर कर लिया तुमने? द आइडिया इज कि तू यू आर सेइंग कि वॉल्यूम इज चेंजिंग बट आई हैव मेजर्ड द वॉल्यूम। ऐसा कैसा हो गया? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। मतलब जब आप पीवी डायग्राम बनाते हो तो पीवी डायग्राम का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। सो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम पे तुमने
एक भी पॉइंट बता दिया तो तुम बोल रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो पीवी डायग्राम होता क्या है? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है। एक एक्सिस पे तुम प्रेशर प्लॉट करते हो, एक एक्सिस पे तुम वॉल्यूम प्लॉट करते हो, और इसके बहुत सारे यूजेस है। तो मैं कुछ ग्राफ डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें सबसे पहला ग्राफ है एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर। एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तुम बोल रहे हो एक्सपांशन, व्हेन यू से एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देन प्रेशर मस्ट डिक्रीज। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब तुम राइट साइड में जा रहे हो, क्योंकि राइट साइड में वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, और प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यू विल बेसिकली गो टुवर्ड्स ओरिजिन। तो प्रेशर विल डिक्रीज इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना और प्रेशर कम होगा इस केस में। ये जो स्टेट था इसको बोल देंगे इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये जो स्टेट इसको बोल देंगे फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक क्लियर? और याद रखना, अगर आपको ग्राफ से वर्क डन निकालना है तो इट इज एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि P इंटू वी इज वर्क डन। अभी तो देखा तुमने, ये देखो ये क्या था, ये इधर भी लिखा है P इंटू वी इज वर्क डन। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूंगा। तो ये मिल गया मुझे एरिया अंडर द कर्व वर्क डन। और याद रखना, वॉल्यूम जब बढ़ता है तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो इस केस में वर्क डन आता है पॉजिटिव। ये पैरामीटर्स क्या है? ये है वी फाइनल, पी फाइनल। ये क्या है? वी इनिशियल, पी इनिशियल। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रेशर की इनिशियल थी, यहाँ पे ये फाइनल है। ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये वॉल्यूम फाइनल है। तो फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल है, तो जब भी एक्सपांशन होगा वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड दैट इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद है कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरो हेड चेंज है। जो वैल्यू पहले इनिशियल थी उसको फाइनल बोलोगे, जो फाइनल थी उसको इनिशियल। मतलब सिर्फ इतना है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, दोनों का सिर्फ जगह चेंज कर दो, हो गया। और ये एरो हेड को उल्टा कर दो, और जहां इनिशियल था वहां फाइनल लिख दो, जहां फाइनल था वहां इनिशियल लिख दो। ये हो गया आपका क्या क्या क्या? कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर। तो वर्क डन अगेन, बट यहाँ पे बी केयरफुल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, राइट। और जो भी मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे उसके साथ क्या लगा दोगे? माइनस साइन, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ये फाइनल से ज्यादा है, फाइनल ये इनिशियल से कम है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैन बी फाउंड बाय एरिया अंडर द कर्व। मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ वर्क डन नेगेटिव आने वाला है, और तुम यहाँ पे पूरा का पूरा पहले क्वाड्रेंट में चल रहे हो। ये एक्चुअली आता ही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। पक्का पक्का पक्का? थोड़ा सोचो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। हम ये हमेशा एक ही क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। सिर्फ वो नेगेटिव क्यों है? फॉर्मूला की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे जो तुम लिखते हो ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल की वैल्यू कम है, वी इनिशियल ज्यादा है, तो वो नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। इसके बाद है एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा केस है, एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। ये यहाँ पे वैल्यू क्या है? इनिशियल, ये क्या है? फाइनल, राइट। तो एरो हेड कहां से कहां जाएगा? ए से बी। इनिशियल स्टेट कौन सा है? ए। फाइनल स्टेट कौन सा है? बी। प्रेशर कांस्टेंट है। कंप्रेशन एट, कंप्रेशन भी हो सकता है ना, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, सिर्फ एरो को उल्टा, इनिशियल फाइनल की वैल्यू उल्टा, डन। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ पीवी डायग्राम्स। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अभी मैंने प्रोसेस को डिफाइन कर ही दिया। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच thermodynamic system undergoes a change from some initial state to some final state.
या फिर इट इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यूज। अब टोटल हमको देखने हैं 4 टाइप के प्रोसेसेस, टोटल है 3 एक्चुअली, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, 4। मैंने 3 क्यों बोले, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं और एडियाबैटिक नहीं करता है, इसलिए मैंने बोला 3। तो टोटल देखने हैं हमको 4, एक्चुअली देखना है 5, क्योंकि उसमें एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐड होगा। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज है, वो हर एक प्रोसेस में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो अलग बात है। सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं स्टार्ट पहले करूंगा आज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो याद रखना, सम ऑफ द 4 मेंशन प्रोसेसेस, 4 मैंने बताए ना, कौन से, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, इन चारों में से कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, कोई नहीं होगा, बराबर। और एडियाबैटिक नहीं होता है, क्योंकि एडियाबैटिक में देयर इज नो वे यू कैन गो बैक टू द सेम स्टेट थ्रू द सेम पाथ। अभी पाथ क्या है वो भी बता देता हूं। तो अभी पहले आ जाएंगे हम लोग किस पे, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो आइडिया बहुत सिंपल है। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जब एक सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट पे जाता है, तो ये जब यहां से यहां जाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ईच ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि पीवी डायग्राम तुम नॉन इक्विलिब्रियम के लिए यूज कर ही नहीं सकते। तो ए से जंप मार के बी पे गया नहीं। थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक है, मैंने बताया ना पहले से कि हम मोस्टली क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो। यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, ऐसा आते गया। तो क्या बन गया, एक कर्व बन गया। तो ये क्या है, सेट है। सेट किसका सेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स का। किसका सेट है ये, इक्विलिब्रियम स्टेट्स का। तो वेनेवर वेनेवर अ सिस्टम, कौन सा सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, thermodynamic system undergoes a thermodynamic process, it goes through a set of equilibrium states, and this set of equilibrium states is known as a path। क्या बोलते हैं इसको, path, करेक्ट। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिस पाथ से वो इनिशियल से फाइनल गया था, उसी पाथ को अगर रिट्रेस कर पाए, रिवर्सिबल। तो प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल if the system can go back through the same path back to its initial state, right, correct। यहाँ तक क्लियर। तो ए से बी जाने में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स थे, बी से ए आने में सारे के सारे रिट्रेस हुए, एक भी बीच में छूटा नहीं, बराबर। तुम भी करते हो ना, यहाँ से क्लास पे आते हो, घर से क्लास पे आते हो, एक्स दुकान लगता है, वाई दुकान लगता है, जेड गार्डन लगता है, जाते वक्त जेड गार्डन लगता है, वाई दुकान लगता है, एक्स दुकान लगता है। वो कब, जब तुम्हारा पाथ रिवर्सिबल हो। नहीं तो मैं घूम के आता हूँ, तो ये भी घूम के गया तो ये रिवर्सिबल है, जाता है ये भी घूम के। वो कब होता है, जब लॉस ऑफ एनर्जी हो, जब सिस्टम सडनली एक्सपांड हो जाए, सडनली कंप्रेस हो जाए, तो लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। तो जब लॉस ऑफ एनर्जी हो, एडियाबैटिक हो, तो उस केस में इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पाथ अलग होता है, फाइनल से इनिशियल में अलग होता है, तो लूप जैसा बनता है उस केस में। यहाँ पे लूप नहीं बनता। यहाँ तक क्लियर। फिर फर्दर डिटेल्स तो मैंने बताया आपको। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स रियली इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पहले पता होने चाहिए। इसमें जैसे कि मैंने बोला, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। हो तो कब से बोल ही रहा हूं मैं, कौन सा प्रोसेस है ये, क्वासी स्टैटिक है, वेरी स्लो प्रोसेस है, बराबर। तो इरिवर्सिबल क्या होगा फिर, a process which cannot be retraced from the same path, तो बोल देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। आया एक रास्ते से, गया दूसरे रास्ते से, तो सिर्फ मैं करने ये वाला हूं, इस एरो हेड को शिफ्ट करने वाला हूं, ए से बी
आया पाथ 1 से, बी से ए गया पाथ नंबर 2 से। यह है इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर? तो अब बाकी के सब प्रोसेसेस हम देखेंगे कल। तो गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में इरिवर्सिबल प्रोसेस तक रिवाइज किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड विद नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला है आइसोथर्मल, फिर है आइसोबारिक, फिर है आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ये चारों प्रोसेस का फ्लो हमेशा याद रख लो, सेम फ्लो है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो रट्टाफिकेशन बंद करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग इट डाउन। इंट्रोडक्शन मतलब प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके बाद FLOT फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। उसके बाद उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये 4 चीजें आपको करनी है चारों प्रोसेस में। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एज यू नो, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which temperature remains constant is known as isothermal process। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, since temperature is constant, which means derivative of temperature मतलब change in temperature is 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है, डेल्टा T इज 0। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बचे हुए 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज होंगे, क्योंकि टोटल हम कितने थर्मोडायनामिक वेरिएबल की बात करते हैं? 3, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। एंट्रोपी आप केमिस्ट्री में ही डिस्कस करोगे, फिजिक्स में एंट्रोपी का नाम नहीं आएगा। तो हमारे पास 3 ही थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है, जिसको आप स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हो, जिसको आप प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम भी बोलते हो। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज। और क्योंकि डेल्टा T 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है, राइट। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है। देन मैंने आपको बताया था इसके बाद सेकेंड स्टेप दैट यू शुड डू इज फाइंड आउट वर्क डन। तो हमको ऑलरेडी पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है? DW विच इज PdV। मेरे पास अगर एक कंटेनर है, और याद रखो यहाँ पे कंटेनर में गैस और गैस के ऊपर कंटेनर में पिस्टन, तो कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल massless and frictionless piston. In this case, the walls of the container are conducting. So in case of isothermal process, walls should be conducting. मैं वापस बता रहा हूँ, in case of isothermal process, walls should be conducting। क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना, आप बोलते हो आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, तो वॉल्स कंडक्टिंग क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए समझ लो। ये हमारे पास एक कंटेनर था, सपोज मैंने इस पिस्टन को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क डन क्या जनरेट करेगा? हीट। लेकिन हीट जनरेट हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होने देना है क्या? नहीं। तो जो हीट जनरेट हुआ उसको कहाँ जाना है? बाहर। बाहर जाएगा कहाँ से? वॉल्स ऑफ द कंटेनर से। तो जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर ही नॉन कंडक्टिंग हो गए तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो प्रोसेस क्या बन जाएगा? एडियाबैटिक। तो यहाँ पे वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग, ये क्राइटेरिया हमेशा फिक्स है, पता होना चाहिए। देन हमको क्या चाहिए? वर्क डन। हमने क्या किया? हमारे पास एक सिलेंडर था, इसमें एक पिस्टन था, इस पिस्टन को हम लोग मूव कर रहे हैं ऊपर, तो वॉल्यूम चेंज होगा। द वॉल्यूम विल गो फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम। तो हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन? यू कैन फाइंड आउट वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर DW फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू, लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या होता है? PdV फ्रॉम इनिशियल टू पीस नहीं है कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग, मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रेशर को बाहर नहीं निकालना अनलेस इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। PV इक्वल टू nRT, P इक्वल टू nRT बाय V, देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल P क्या है? nRT बाय V। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट।
फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम dv बाय v, log of v। तो इंटीग्रेशन dv बाय v होता है log of v, therefore work done w equal to nRT, natural log of v from initial volume to final volume, therefore you have nRT, natural log of v final minus natural log of initial। log of a minus log of b होता है log of a upon v, vf by vi। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला नंबर 1। नंबर 2 भी है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है, अगर आपको प्रेशर लिखना है तो nRT नेचुरल लॉग ऑफ P इनिशियल बाय P फाइनल, ये आ गया वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फिर इसके बाद मैंने बोला फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FLOT। तो इसके बाद आप क्या करोगे, फ्लोट मतलब जो भी हीट आप सिस्टम को सप्लाई करते हो, कल ही देखा था, वो हीट दो काम करता है, या तो इंटरनल बढ़ाता है या फिर वर्क करता है। तो डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस W, लेकिन यहाँ पे डेल्टा U क्या है, 0 है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मतलब कौन चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। तो जितना भी हीट तुमने सप्लाई किया उसने एक ही काम किया, क्या किया, वर्क किया। तो nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय इनिशियल। इसके बाद लास्ट में ड्रॉ कर देना क्या, पीवी डायग्राम। तो जब भी यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक इनिशियल स्टेट दिखाओगे, एक फाइनल स्टेट दिखाओगे। ए क्या है, इनिशियल स्टेट है, बी क्या है, फाइनल स्टेट है। और अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एरो जाएगा ए से बी, कंप्रेशन हो रहा है तो बी से ए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्सपांशन, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो इस ग्राफ को नाम है आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्म। हो गया, दैट इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस। a thermodynamic process that occurs or that takes place at constant pressure is known as isobaric process। तो पहले ये डेफिनेशन देखना चाहिए, उसके बाद बोलना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर 0 है, राइट, करेक्ट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद आ जाओगे वर्क डन पे। वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम पीडीवी डीडब्ल्यू, मतलब पीडीवी। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वी। तो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क डन इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। उसके बाद फिर फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W तो मिल गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेल्टा U। डेल्टा U इज NCV/dt, डेल्टा U इज NCV/dt, डेल्टा Q इज NCP/dt। वो हम डिराइव करेंगे। अभी ये तो पता होना ही चाहिए आपको, दिस इज समथिंग यू शुड नो, दिमाग में फिट कर लो। चेंज इन एनर्जी इज NCV/dt। डेल्टा टी बोलना डेल्टा टी बोलो, dt बोलना dt बोलो, आपकी मर्जी। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा Q इक्वल टू NCV/dt प्लस वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन, PV फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इफ यू रिमेंबर जैसा कुछ है नहीं, dt इज T फाइनल माइनस T इनिशियल प्लस PV फाइनल, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, V इक्वल टू nRT बाय P, nRT बाय P, nRT बाय P, nRT बाय P माइनस nRT बाय P। तो क्या हो गया, 0। 0 नहीं होता है इधर, क्यों नहीं होता है, तुम जब V फाइनल लिख रहे हो तो T फाइनल लिखोगे, क्या लिखोगे, T फाइनल। अरे इतना स्लो होके कैसे चलेगा, PV इक्वल टू nRT, V इक्वल टू nRT बाय P
V फाइनल इक्वल टू nRT फाइनल बाय P और V इनिशियल इज nRT इनिशियल बाय P। तो यहां से सेकेंड टर्म में से कौन कॉमन निकल गया बताओ? nr बाय p। पहले टर्म में क्या था? NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। फिर यहाँ पे कौन कॉमन आ गया? nr बाय p और ये p कैंसल हो गया, तो अंदर कौन बचा? TF माइनस T इनिशियल। तो इन दोनों में से भी कौन कॉमन आ गया? n आ गया, T फाइनल माइनस T इनिशियल आ गया। पहले में कौन बच गया? माइनस कैसे? प्लस R, CV प्लस R। व्हाट इज CV प्लस R? CP। तो NCP T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो NCP dt। तो यही तो बोला था मैंने, डेल्टा Q इक्वल टू NCP dt। तो आइसोबारिक में तुमको प्रूव ही ये करना है। तो अगर आगे राइट नोट में आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू प्रूव दिस। उसके बाद पीवी डायग्राम, इसके बाद आ जाएगा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा आएगा, ये आएगा इनिशियल स्टेट ए, ये आएगा फाइनल स्टेट बी, ये इनिशियल वॉल्यूम वी आई, ये फाइनल वॉल्यूम वी एफ। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। गुड। इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। A process that occurs at constant volume is known as isochoric process. So isochoric process, a thermodynamic process which occurs at constant volume is known as isochoric process. Volume constant तो change in volume zero, तो work done is zero, क्योंकि work done is PdV। तो जब V constant तो dV zero है, तो work done is zero, work done आ गया zero। उसके बाद क्या? फ्लोट। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये जीरो है, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। लेकिन डेल्टा U क्या होता है? NCV dt होता है। हो गया, डन। इतना ही लिखना है इसमें, इसमें और कुछ है नहीं लिखने ऐसा, यहाँ तक ही है। इसके बाद क्या है? इसके बाद पीवी डायग्राम है। P और V डायग्राम है, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये A इनिशियल स्टेट था, ये B फाइनल स्टेट है। अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो A टू B एरो है, प्रेशर बढ़ रहा होगा तो B टू A। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे प्रेशर के साथ टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे-लुसाक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। जहां प्रेशर कांस्टेंट हो वहां पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। गुड। अब एक लास्ट टाइप का प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस है। क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो। The process that occurs very slow, they are known as quasi-static processes. Adiabatic, ये सडन प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक को एडियाबैटिक नहीं बोलते, वो सडन भी बोलते हैं। जैसे टायर का फटना, टायर सडनली बर्स्ट हो गया, दैट इज सडन प्रोसेस। उसमें आपका ना बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ना चार्ल्स लॉ होता है, ना गे-लुसाक्स लॉ होता है। तो वहां पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं चलेगा, वहां पे V प्रोपोर्शनल टू T नहीं चलेगा, वहां पे P प्रोपोर्शनल टू T भी नहीं चलेगा। तो वहां के इक्वेशंस अलग होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपने एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में वॉल्स ऑफ द कंटेनर और सिलेंडर आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही ये है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इनफैक्ट आई वुड से कि थर्मोडायनामिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है, लिखना तो बहुत ज्यादा है। फिर thermodynamic process in which no exchange of heat is allowed is called as adiabatic process। मतलब heat content remains constant, मतलब change in heat is zero, बराबर। लेकिन इस प्रोसेस में this is a process which is sudden process, hence
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुजैक्स लॉ, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे एप्लीकेबल कौन है, पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम पीडीवी। और एक चीज याद रखना, ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जैसे तुमने पहले 3 प्रोसेस में क्या बोला, आपने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग, मतलब 3 में से एक कांस्टेंट है। फिर आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा V इज प्रोपोर्शनल टू T, बराबर। फिर आपने बोला कि V कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो तीनों में से एक को तुमने क्या रखा, कांस्टेंट। ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीनों स्टेट वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो सकते हैं। तो नन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट हियर, ओके। तो P कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू डिराइव। रट्टा मार के कितना मारोगे ना, काम मार मार के थोड़ा सोच लो। फिर प्रेशर चेंजिंग है, वॉल्यूम चेंजिंग है, तो अभी मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा, मुझे यहाँ से प्रेशर क्या मिलेगा, C अपॉन V रेज टू गामा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वर्क डन इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल। तो C अपॉन V रेज टू गामा dV, C कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है, तो दिस इज इक्वल टू C कांस्टेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल V रेज टू माइनस गामा dV। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे पास x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये V रेज टू माइनस गामा का फॉर्मूला आएगा, V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इज 1 माइनस गामा, V raised to 1 minus gamma, V initial to V final, upper limit minus lower limit. Therefore, work done W equal to C upon 1 minus gamma, V final 1 minus gamma minus V initial 1 minus gamma. ये आ गया पहला इक्वेशन ऑफ वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जो चलेगा नहीं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू पता है क्या तुमको, नहीं पता, तो तुमको कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं, इसके लिए चलेगा नहीं। इसको देखो, देखो द रीजन इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक पीवी डायग्राम होता है, पी और वी डायग्राम है, मतलब तुमको पी का इनिशियल और वी का इनिशियल, पी का फाइनल और वी का फाइनल मिल सकता है, दैट इज द आइडिया। तो तुम कांस्टेंट के टर्म में लिख क्यों रहे हो, फिर ब्रिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पीवी, पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल। तो क्या करेंगे, इस सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, सी वी रेज टू गामा, CV final raised to 1 minus gamma, CV initial raised to 1 minus gamma। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने क्या लिखा, PV raised to gamma equal to constant। इसको बोल दो ना, P initial V initial raised to gamma equal to P final V final raised to gamma equal to C। अब 2 C है, जो फाइनल के साथ है उसकी जगह पे P final V final, जो इनिशियल के साथ है उसके साथ P initial V initial वाला टर्म आ जाएगा। तो therefore you will have work done equal to 1 upon 1 minus gamma, ये C मतलब P final, V final raised to, और बचा हुआ V final raised to 1 minus gamma minus P initial, V initial raised to gamma, और यहाँ पे 1 minus gamma। जब बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो V final गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा, तो V फाइनल रेज टू 1, यहाँ पे P इनिशियल V इनिशियल हो गया। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्योंकि तुमको पीवी डायग्राम से P फाइनल, V फाइनल, P इनिशियल, V इनिशियल मिल जाएगा। समटाइम्स तुमको बताया होता है टेम्परेचर, क्या बताया होता है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर। तो PV इक्वल टू nRT, बराबर। तो P फाइनल, V फाइनल एंड P फाइनल। अब आप बोलोगे पहले तो पता था कि आइडियल गैस इक्वेशन चलता नहीं है, फिर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आइडियल गैस इक्वेशन चलता है, लेकिन इंडिविजुअली बॉयल्स, चार्ल्स एंड गिलुजैक्स लॉ नहीं चलता है। तो आप ऐसा नहीं कि तुम एडियाबैटिक में आइडियल गैस, तो तुमने आइडियल भरा ना अंदर, तुमने सिस्टम के अंदर, सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस लिया, आइडियल, सिर्फ तुमने प्रोसेस को क्या किया, सडन किया। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुजैक्स लॉ इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है,
लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन यू कैन स्टिल अप्लाई। तो ये आ जाएगा P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू NR T इनिशियल, सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore ओके जस्ट अ मिनट, हाँ ओ फाइन फाइन फाइन। तो therefore what you will have is W equal to 1/1 minus gamma nRT final minus nRT initial. Therefore W equal to nR common 1/1 minus gamma T final minus T initial। ये आ गया आपके पास वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके क्लियर। इसके बाद ये सारा अगर आइडिया क्लियर होगा तो हीट इंजन, मैं सारे टॉपिक्स नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो लेंगे। हीट इंजन आर इम्पोर्टेंट। हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हीट इंजन में 3 टाइप के इंजन हमने देखे थे, जनरल हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन एंड स्टर्लिंग हीट इंजन, स्टर्लिंग साइकिल। उससे पहले हीट इंजन के बेसिक एलिमेंट्स पता होने चाहिए। टोटल है 4, आपके बुक में लिखे हैं 3, 4 को कंबाइन करके 3 लिखा है। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, तो मैं लिख दूंगा पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले वी वांट टू स्टार्ट विथ हीट इंजन। एक हीट इंजन में देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा 3 में। पहला है वर्किंग सब्सटेंस। देखो अगर आपको कल का लेक्चर याद है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। अगर मैं 100 जूल ऑफ हीट लेता हूं तो 100 का 100 वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। मे बी 90 जूल हो जाए, मे बी 80 हो जाए, 100 नहीं होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स यू दैट heat cannot be completely converted to work. Work can be completely converted to heat, that is okay, but heat cannot be completely converted to work. अब हमको जब हीट का कन्वर्जन वर्क में करना है तो इनपुट हीट है, आउटपुट वर्क है। अ डिवाइस which takes heat as an input and converts it into work, right? That is called as heat engine. Heat engine is a device which takes heat as an input and gives work as output, mechanical work as output, that is a heat engine. तो ये हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट कैसे करता है, उसके लिए एक आपको चाहिए सिस्टम। अब तक हम नॉर्मली सिस्टम को मान के चल रहे थे गैस, अब उस गैस का नाम चेंज करके बोल दिया वर्किंग सब्सटेंस। क्यों बोला? क्योंकि डिपेंड करता है कौन से टाइप के इंजन की तुम बात कर रहे हो। हम नॉर्मली बात करते हैं 2 इंजन की, एक होता है 3 इंजन की बेसिकली। एक होता है गैसोलीन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन, एक होता है स्टीम इंजन। तो गैसोलीन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस होता है वाटर वेपर प्लस वेपर्स ऑफ पेट्रोल। डीजल इंजन में होता है वाटर वेपर मतलब एयर बेसिकली। तो एयर प्लस पेट्रोल इज गैसोलीन इंजन, वर्किंग सब्सटेंस फॉर गैसोलीन इज एयर प्लस पेट्रोल वेपर। Air plus diesel vapor is diesel engine, and purely steam, purely water vapor is steam engine. तो वर्किंग सब्सटेंस क्यों बोला, उसका रीजन था टाइप ऑफ इंजन पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा सब्सटेंस यूज करने वाले हो एज अ सिस्टम। किसी सिस्टम में, किसी इंजन में सिस्टम विल बी ओनली एयर, दैट इज ओनली स्टीम, स्टीम इंजन। किसी में होगा एयर प्लस पेट्रोल, दैट विल बी पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन। जिसमें होगा एयर प्लस डीजल, दैट विल बी डीजल इंजन। तो इसको क्या बोलोगे? वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 2, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स। हॉट रिजर्वायर को आप बोलते हो सोर्स, कोल्ड रिजर्वायर को आप बोलते हो सिंक। नंबर 3 इज सिलेंडर, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को किसी में तो भर के रखना पड़ेगा ना, कि ओपन टू एनवायरमेंट छोड़ दोगे, उसको एक सिलेंडर में भरना पड़ेगा। तो सिलेंडर और एंड इंसुलेटिंग ब्लॉक, एंड इंसुलेटिंग स्टैंड भी बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर? अब ओवरऑल 3 टाइप के इंजन हमने देखने हैं। एक है जनरल हीट इंजन, एक है कार्नोट हीट इंजन। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार्नोट है,
और एक है स्टर्लिंग इंजन। इन तीनों इंजन में इंजन का डिजाइन सेम है, और ये तीनों इंजन 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक मतलब पीवी डायग्राम पे एक तो साइक्लिक प्रोसेस दिखेगा। अभी साइक्लिक प्रोसेस क्या है मैंने कल बताया था, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। मैं बता देता हूँ वापस से, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम का एक्सिस। मैंने कल ही बताया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल में क्या होता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, ए स्टेट से बी स्टेट तक आता एक रास्ते से है, जाता दूसरे रास्ते से है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। इनिशियल स्टेट भी ए था, फाइनल स्टेट भी ए है, राइट। लेकिन इसमें दो ही पार्ट्स है ग्राफ में, दो ही पार्ट दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे दो पार्ट्स, दिख रहे दो पार्ट्स अभी, हाँ। तो यहाँ पे दो ही कर्व है, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है ये। पहले आते थे 2 स्ट्रोक इंजन, काइनेटिक का लूना आता था, पता नहीं अभी देखने को मिलता होगा कि नहीं। तो हंसने की क्या बात है, हाय व्हाई आर लाफिंग, दैट वाज माय फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट, नाइस व्हीकल। वो 2 स्ट्रोक इंजन था। अब उसके बाद जो इंजन आए वो 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक मतलब उसमें 4 साइकिल में 4 पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक इंजन। तो हमारे पास जो तीनों इंजन की बात कर रहे हैं वो तीनों इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब पीवी डायग्राम में 4 पार्ट्स दिखने वाले हैं। और इंजन का डिजाइन भी लगभग सेम है, तो डिजाइन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन पार्ट में आपके पास होता है एक हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर के वॉल्स और उसका बेस क्या है, इंसुलेटिंग है। क्या है, इंसुलेटिंग, मतलब हीट इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज फ्रॉम द वॉल्स एंड द बेस। हीट एक्सचेंज सिर्फ होगा कहां से, अपर सरफेस से। यहाँ तक क्लियर। ये सिर्फ डमी लाइन है, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। ये है हॉट रिजर्वायर, जिसको आप बोलते हो सोर्स। फिर आपके पास है एक सिंक, और मैंने जैसे बताया यहाँ पे सिंक भी सेम ही है। बेस और वॉल्स क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। और सिर्फ टॉप सरफेस क्या है, कंडक्टिंग है। उसके बाद है आपके पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड या तो इंसुलेटिंग ब्लॉक, इसको आप बोलते हो इंसुलेटिंग स्टैंड और इंसुलेटिंग ब्लॉक। फिर आपके पास एक है सिलेंडर विथ पिस्टन अरेंजमेंट। ये आपके पास आ गया सिलेंडर विथ पिस्टन अरेंजमेंट। इसमें उल्टा है, इसमें जो बॉटम सरफेस है वो कंडक्टिंग है, और जो साइड वॉल्स है और जो पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग है। और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो दैट इज द बेसिक आइडिया हियर, ऐसा है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, तो ये है आपके पास सोर्स। क्या है ये, सोर्स। इसको क्या नाम है, हॉट रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है TH या फिर T1, कहीं पे T1 बोलेंगे, कहीं पे TH बोलेंगे। इसको क्या नाम देते हो, सोर्स। ये सोर्स ऑफ हीट है, मतलब इसमें से तुम कितना भी हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर कभी कम नहीं होगा। नो मैटर हाउ मच हीट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, यू कैन एक्सट्रैक्ट, द टेम्परेचर विल नेवर फॉल डाउन। इट रिमेन्स एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर। it remains at constant higher temperature irrespective of how much amount of heat you are extracting from it. It remains at constant higher temperature. ये कौन है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर को डिनोट करते हो TC से या फिर T2 से। इसको क्या बोलते हो, सिंक है। सिंक मतलब तुम इसको जितना चाहे उतना हीट दे दो, इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला। इट इज एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। घर में भी होता है ना सिंक, वाटर सिंक, तुम टैप खोल के रख दो, डालो कितना पानी डालना है, पूरा का पूरा पानी क्या करता है, ड्रेन करता है। फिर सिंक नाम वहां से आया, जितना चाहो उतना हीट दे दो, क्या करेगा, ड्रेन कर लेगा। यहाँ पे क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द इंजन, पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल वेपर प्लस एयर, राइट। तो अब मैं तीनों इंजन को कंपैरिजन में बताने वाला हूँ, तीनों इंजन। और आपके नोट्स में और आपके टेक्स्ट बुक में तीनों का लोकेशन अलग अलग है। पहले एक डिस्कस किया, फिर दूसरा डिस्कस किया, फिर आखिरी में तीसरा किया। हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों इंजन दे डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, ओनली डिफरेंट लाइज इन द स्ट्रोक्स। सिर्फ साइक्लिक तो है ही, सिर्फ साइकिल का पहला पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है, तीसरा कौन सा हो रहा है, डिफरेंस इतने में ही है। तो तीनों ही केसेस में आपको एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। In all the 3 cases you will have
पीवी डायग्राम। तो सबसे पहला इंजन जो आप डिस्कस करते हो वो कौन सा था? जनरल हीट इंजन, है ना। सिर्फ हीट इंजन का जनरल थ्योरी था और उसमें बता दिया ऐसा ऐसा होगा, 4 साइकिल के 4 पार्ट बता दिए, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहला था जनरल हीट इंजन, और जनरल हीट इंजन समझने के लिए, चारों स्ट्रोक समझने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। सिंपल है। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि तुम इसको उठा के यहां रख देते हो हॉट रिजर्वायर पे। अब हर एक केस में ऐसा ही होने वाला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल हीट इंजन का जो थ्योरी है उसमें हम लोग जब वर्किंग सब्सटेंस को हॉट रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो पिस्टन को मूव नहीं करते हैं। पिस्टन को मूव नहीं करते हैं मतलब वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रोसेस है आइसोकोरिक, रिमेंबर। और हीट इंजन का काम क्या था? क्या रोल था उसका? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, बराबर। हीट को किस में कन्वर्ट करना? वर्क में। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए पहले हीट होना चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस लोअर टेम्परेचर पे होता है और रिजर्वायर हायर टेम्परेचर पे होता है। हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, तो तुमने जैसे इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो इसका जो पहला पार्ट अगर आप देखोगे, ये पहला पार्ट जो होगा ये हीट एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? हीट एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। दिस इज हीट एब्जॉर्प्शन, ए टू बी। जनरल हीट इंजन, दिस इज हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक। दिख रहा है क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम दिख रहा है? वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, मतलब पिस्टन को मूव होने दिया तुमने नहीं। उसके बाद आप इसको उठा के रखते हो, इसको उठा के रखते हो आप यहाँ पे। अब होता है वर्क डन। अब पिस्टन मूव होता है ऊपर, राइट, करेक्ट। यहाँ होता है वर्क डन। अब देखो बेसिकली द आइडिया इज नॉट दैट, मैं ऐसे बता रहा हूँ 3 इंजन है तो एक्चुअली ऐसा है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ हीट इंजन है उसमें ये इंसुलेटिंग ब्लॉक है ही नहीं। इन द जनरल थ्योरी ऑफ हीट इंजन ये ब्लॉक यहाँ पे है ही नहीं। दैट इज द आइडिया। तो मैंने पहले ही बताया था कि हर एक पार्ट तुमको, हर एक चीज तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जनरल हीट इंजन में ये पार्ट यहाँ से मिसिंग है। जनरल हीट इंजन की बात कर रहा हूं मैं, दिस पार्ट इज नॉट देयर एट ऑल। अभी क्या किया तुमने? पहले क्या किया तुमने? इसको उठा के रख दिया, तो पहले क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। हीट एब्जॉर्ब हुआ कब तक एब्जॉर्ब हुआ? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, राइट, करेक्ट। और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आइसोकोरिक था। अब क्या हो रहा है? अब ये पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, राइट, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जितना भी हीट सोर्स से एब्जॉर्ब होगा उतना का उतना क्या होगा? वर्क होगा। मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है स्ट्रोक का, ये है वर्क डन बाय द गैस। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन जब बाय द गैस होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। मैंने कल ही बताया था वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव सिंस फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो पिस्टन इज मूविंग अप। यही तो आउटपुट वर्क है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जाएगा वो इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ऊपर जाएगा तो ये शाफ्ट मूव होगा। तो दिस इज वर्क आउटपुट का पार्ट। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद इसको उठा के कहाँ रखते हो? इसको उठा के लेके जाते हो डायरेक्ट कहाँ पे? सिंक पे। कहाँ पे? सिंक पे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हीट इंजन में SLOT एप्लीकेबल है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। तो 100 जूल एब्जॉर्ब किया था, 80 जूल वर्क हो गया, 20 बच गया, तो वो हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा सिंक को। सिंक को रिजेक्ट करना पड़ेगा मतलब आपने क्या किया? सिर्फ उठा के रख दिया। पिस्टन को मूव तुम कर नहीं रहे हो, पिस्टन को तुम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हो। तो वापस से क्या है? ये वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये जो पार्ट आ गया ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो द सिस्टम विल गो फ्रॉम सम स्टेट C to D। दिस इज पार्ट ऑफ हीट रिजेक्शन। हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द सिंक। स्टार्ट हुआ था एक वॉल्यूम से, फिर हो गया एक्सपांड,
फिर गया सिंक पे, वॉल्यूम चेंज किया तुमने? नहीं किया। लेकिन ये सारे के सारे हीट इंजन दे वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेसेस, मतलब वॉल्यूम यू हैव टू टेक बैक टू ओरिजिनल। आपने जब सोर्स पे रखा, पहले तो विदाउट चेंज इन वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब हुआ, फिर हीट एब्जॉर्ब हुआ और वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर तुमने उठा के सिंक पे रख दिया विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, विदाउट प्रेसिंग द पिस्टन डाउन। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस इज एट हायर टेम्परेचर। लेकिन वॉल्यूम तुमने वापस से इनिशियल किया क्या? नहीं। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना, तो वापस इनिशियल वॉल्यूम करने के लिए क्या करोगे? इस पिस्टन को कहाँ मूव करोगे? नीचे मूव करोगे, लेकिन आइसोथर्मली, क्योंकि जो वर्क डन तुम कर रहे हो वो हीट जनरेट कर रहा है, वो हीट किसको जा रहा है? सिंक को जा रहा है। तो दैट मेक्स अप द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, दैट इज कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन है? आइसोथर्मल। इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि यहाँ पे गैस पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। ये हो गया आपका जनरल हीट इंजन का पीवी डायग्राम, साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद है कार्नोट। कार्नोट हीट इंजन, ये थ्योरेटिकल हीट इंजन है, ये मैक्सिमम इफिशिएंसी वाला इंजन है, ये प्रैक्टिकल हीट इंजन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ 4 स्ट्रोक। इसके 4 स्ट्रोक थे, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। दोनों आइसोकोरिक में एक हीट एब्जॉर्प्शन है, एक हीट रिजेक्शन है। दो आइसोथर्मल में एक वर्क डन बाय द गैस है, एक वर्क डन ऑन द गैस है, मतलब एक एक्सपांशन है, एक कंप्रेशन है। कार्नोट हीट इंजन में ये वाला पार्ट भी हमारे काम का है, इंसुलेटिंग ब्लॉक। अब उसमें होता क्या है? सबसे पहले आप इसको उठा के यहां रखते हो, यू अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम hot reservoir to the working substance, क्योंकि hot reservoir is at higher temperature, but this time you also allow the piston to go up simultaneously। मतलब जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हुआ। वर्क में कन्वर्ट होना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना और प्रेशर डिक्रीज होना, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल। तो पहला पार्ट क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। यहाँ पे पहला पार्ट क्या था? आइसोकोरिक। वहां पे पहला पार्ट क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो इसको याद रखना है तो मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ। ये ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट का लोकेशन भी अलग है, वहां पे ए पॉइंट था, यहाँ पे ये ए पॉइंट इधर है। इसका ट्रिक है, ट्रिक एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एग्जाम में लिखना क्या होता है? वो कि डायग्राम ड्रॉ कर दो, पीवी डायग्राम बता दो, बोल दो कि 4 पार्ट्स है इसके। इट वर्क्स इन 4 स्टेजेस, एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो पहले स्ट्रोक में हमने रख दिया था वर्किंग सब्सटेंस को इन कांटेक्ट विद रिजर्वायर, रिजर्वायर इज एट हायर टेम्परेचर, working substance at lower temperature, heat flows from hot reservoir to working substance, and simultaneously the piston is being pushed up। बराबर। तो वर्क डन भी हो रहा है साथ साथ में, बराबर, लेकिन आइसोथर्मल है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद तुम इसको रख देते हो यहाँ पे, इंसुलेटिंग ब्लॉक। हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड नाउ, बट द पिस्टन इज स्टिल मूविंग अप। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, बट दिस टाइम हीट इज नॉट अलाउड टू बी एक्सचेंज। एडियाबैटिक। क्या होगा? एडियाबैटिक। दिस इज वेयर यू विल सी, ये आ गया एडियाबैटिक एक्सपांशन फ्रॉम बी टू सी। ये आइसोथर्मल था, ये एडियाबैटिक है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, एई। और ये था आपके पास आईई, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्योंकि आइसोथर्मल था तो पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर क्या है? सेम है। कितना है? T1 है। कितना है? T1 है। T1 मतलब TH सॉरी, कितना टेम्परेचर है? T1 मतलब TH, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है पूरी लाइन पे। यहाँ तक क्लियर? गुड। फिर एडियाबैटिक हुआ। एडियाबैटिक में हीट तुमने बाहर से लिया नहीं, लेकिन वर्क तो फिर भी किया। तो गैस ने, मतलब वर्किंग सिस्टम ने खुद का एनर्जी यूज कर लिया किसमें? वर्क करने में। तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आते आते टेम्परेचर कितना पहुंच गया? TC पहुंच गया, T2 तक पहुंच गया। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद
उसके बाद तुम करते क्या हो, उसके बाद तुम इसको उठाते हो, यहाँ रख देते हो, बराबर। क्योंकि जो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। साइक्लिक है, साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होना ही चाहिए। मतलब जिस अमाउंट ऑफ हीट से वर्किंग सब्सटेंस ने स्टार्ट किया था, जिस टेम्परेचर से वर्किंग सब्सटेंस ने स्टार्ट किया था, उसको वापस वहां पे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम सेकंड साइकिल जा नहीं सकते, क्योंकि साइक्लिक होगा ही नहीं, आधे में रुक गए, अटक गया इंजन बीच में। तो हीट जो तुमने एब्जॉर्ब किया, वर्क कर लिया तुमने, पूरा का पूरा कन्वर्ट तो हुआ नहीं, तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ लाओगे और इसको कंप्रेस करोगे। सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, वॉल्यूम की भी बात है। यहाँ पे जिस वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पिस्टन ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर ऊपर ऊपर, वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। तो वॉल्यूम सेम लाने के लिए वापस क्या करोगे, पिस्टन को डाउन मतलब कंप्रेस करोगे। और यहाँ पे जब तुम कंप्रेस करते हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये आ जाता है ऐसा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम सी टू डी, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल बोल रहे हो मतलब पूरे के पूरे लाइन पे टेम्परेचर क्या है, सेम है। कितना है, कितना है, टीसी और टी2। ये तो कुछ गलत ये है, हाँ ठीक है, अभी सही है, बराबर, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसको यहाँ लाए और अभी नीचे प्रेस करते जा रहे हो। जब तक इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं होता, क्या करोगे, इसको नीचे प्रेस करोगे, मतलब कंप्रेशन करोगे। लेकिन कंप्रेशन कौन सा हो गया, एडियाबैटिक। तो ये आ गया आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये आ गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, एसी। यहाँ तक क्लियर, राइट। सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया है स्टेट बोर्ड क्लासेस में, तो हर एक स्ट्रोक का वर्क डन अब तो पता ही है ना। मैंने स्टार्ट वहां से क्यों किया फिर, क्योंकि आइसोथर्मल में निकाला क्या वर्क डन, नहीं निकाला, एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है उस पे वॉल्यूम कितना है, V2, ए पे कितना है, V1। तो एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन का वर्क डन नहीं फाइंड किया तुमने, किया फाइंड, हाँ किया नहीं, 1/1 माइनस गामा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, तो मिल जाएगा। फिर वापस से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तुमको आइसोथर्मल का वर्क डन पता है, फिर एडियाबैटिक है तुमको पता है, तो चारों वर्क डन मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। अभी कार्नोट साइकिल में, कार्नोट हीट इंजन में तुम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हो, उसके लिए पहले हमको समझना चाहिए व्हाट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम मतलब यही सब तुम शॉर्टकट में बता रहे हो। एनर्जी फ्लो डायग्राम में तुमने एक जगह से हीट लिया, वर्क किया और दूसरी जगह पे हीट रिजेक्ट कर दिया। तो जहां से तुमने हीट लिया उसको तुम बोलते हो हॉट रिजर्वायर, और जहां पे तुमने हीट दिया उसको तुम बोलते हो कोल्ड रिजर्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी एक, किसी भी एक को नाम दे दो, इसको बोल दो हॉट रिजर्वायर। मतलब कौन है ये, सोर्स है, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, TH, हॉट है तो हायर टेम्परेचर है। ये कौन है, सिंक है, इसका टेम्परेचर होता है TC। फिर हम लोग यहाँ दिखाते हैं हीट पाइपलाइन, क्या दिखाते हैं, हीट पाइपलाइन। जैसे घर में पाइपलाइन में से पानी फ्लो होता है, यहाँ पे कौन फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है। इसको क्या बोलते हो, हीट पाइपलाइन। क्या बोलते हो इसको, हीट पाइपलाइन। हीट पाइपलाइन ड्रॉ करते वक्त केयरफुल रहना, क्योंकि उल्टा डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, चांसेस है उल्टा, मैंने उल्टा दिखाया है जानबूझ के। तो डू नॉट मेक अ मिस्टेक, डू नॉट मेक अ मिस्टेक, उल्टा करना नहीं, उल्टा बिल्कुल करना नहीं। तो ऐसा है, हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हो, कहां से करते हो जल्दी बताओ, सोर्स से। कितना करते हो, QH। उसमें से एक पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, वर्क में। बाकी कहाँ जाता है, सिंक को। कितना जाता है सिंक को, QC। वर्क होता है W, और वर्क क्या है, आउटपुट है, इसलिए बाहर की तरफ है, राइट। तो यहां से इक्वेशन बन गया आपका, सिंपल सिंपल। क्या दिख रहा है तुमको, QH क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और क्या कर रहा है, QC। तो यहां से वर्क डन क्या मिल जाएगा, QH माइनस QC। फिर आप डिफाइन करते हो एक पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज इफिशियंसी।
वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। इनपुट हीट कितना था? QH। ये क्या है? QH माइनस QC बाय QH इज 1 माइनस QC बाय QH। लेकिन जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर, तो QC की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? TC, और QH की जगह पे क्या लिख सकता हूं? TH। ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। बराबर। रह गया स्टर्लिंग साइकिल, तो स्टर्लिंग साइकिल तुम खुद करोगे। अब उसमें भी 4 ही स्ट्रोक है, तो वो आप खुद से रिवाइज करोगे। नाउ लेट अस स्टर्लिंग साइकिल मतलब स्टर्लिंग हीट इंजन मतलब आपके नोट्स का आखिरी पेज, हाँ आखिरी पेज पे हो, आखिरी में हो, तो घर पे जाके पढ़ लेना। और थोड़ा करेक्शंस भी है उसमें, मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि कुछ गलत लिखा हुआ है, तो फिर वो थ्योरी क्लासेस में स्टेट बोर्ड के लेक्चर में जाना और आखिरी लेक्चर देखना और उसको करेक्ट करना। मैंने बताया था वो 4 जो स्ट्रोक है ना गलत लिखे हुए उधर, मैंने बताया है वो, तो करेक्ट कर लेना वो। तो अब एनीवेज नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। तो हीट पंप, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप या एसी, ये सारे के सारे हीट इंजन के उल्टे होते हैं। हीट इंजन क्या कर रहा है? हीट हायर टेम्परेचर रीजन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और लोअर टेम्परेचर रीजन को रिजेक्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स और एयर कंडीशनर्स ये उल्टा काम करते हैं। इसका मतलब इनकी थर्मोडायनेमिक साइकिल उल्टी है। मतलब डायग्राम यही है, सिर्फ उल्टे उल्टे फ्लो में है ये, राइट। तो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। तो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में होता क्या है? रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में होता ये है, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन एंड रिजेक्टेड टू हॉटर रीजन। फॉर एग्जांपल अभी एसी अगर चालू किया तो वो क्या करेगा? अंदर का जो चेंबर है, रूम, वो तो ऑलरेडी थोड़ा ठंडा है ना कंपेयर टू आउटसाइड, फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर हीट को थ्रो करेगा। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? फ्रिज के अंदर के चेंबर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ रिलीज करेगा? बाहर रिलीज करेगा। तो रिमेंबर, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग in which heat is extracted from colder region and rejected to hotter region. Naturally ऐसा होता नहीं है। Naturally heat flows from higher temperature to lower temperature। तुम बोल रहे हो उल्टा करना है, तो बिना वर्क के होगा नहीं। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वहां पे था वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ है वर्क इज डन। इसका मतलब मैं स्टार्ट ही करूंगा एनर्जी फ्लो डायग्राम से, क्योंकि एनर्जी फ्लो डायग्राम विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तुमको हीट एक्सट्रैक्ट कहां से करना है? कोल्डर रीजन से। कोल्डर रीजन मतलब सिंक जैसा कोल्ड चेंबर, फ्रिज के अंदर का चेंबर। तो इसको तुमको हीट निकालना है, और हीट निकाल के कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है बताओ? अरे ऊपर मतलब कहाँ? हॉट रीजन में। हॉट रीजन में ये कौन है? ये कौन है? सिंक मतलब कौन है? कोल्ड रीजन है। ये कौन है? हॉट रीजन है। तो हीट तुमको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? कहाँ से करना है? कोल्ड रीजन से करना है। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट नहीं होता है, वर्क यहाँ पे होता है इनपुट। तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली हीट डू नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, इसलिए वर्क करके तुम हीट एक्सट्रैक्ट करते हो यहाँ पे। और ये वर्क और हीट मिला के किसको दे देते हो? किसको देते हो? किसको देते हो? हाँ हॉट रीजन को देते हो। तो हो गया, दैट इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रेफ्रिजरेटर। वह तो बोला ना उल्टा है ये। अब अगर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है या स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, तो स्कीमेटिक में है क्या बेसिकली? ऐसा हमने एक पहले दिखा दिया बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमने कर दिए 2 पार्ट्स। एक पार्ट है कोल्ड रीजन और एक पार्ट है हॉट रीजन। हीट तुमको कहां से निकालना है? कोल्ड से। और कहां रिजेक्ट करना है? हॉट में। ये प्रोसेस अपने आप होता नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक फ्लूइड यूज करते हैं जिसको बोलते हो रेफ्रिजरेंट। तो ये होता है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, मैं फ्लूइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये
आधे स्टेज में गैस है, आधे स्टेज में लिक्विड है। तो हम यहाँ पे फेज चेंज की हेल्प लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड known as refrigerant, right? Correct. And this process of extracting heat from cold region to hot region is done with the help of phase change. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को बैक टू गैस में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे हम जो ये रेफ्रिजरेंट होता है, ये दोनों ही रीजन में पास करते हैं, हॉट में भी पास करते हैं, कोल्ड में भी पास करते हैं थ्रू अ ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, इस ट्यूब का नाम है, इसको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब। इस कूलिंग ट्यूब में क्या रन कर रहा है? रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट रन कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर? फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा मतलब गैस का लिक्विड, लिक्विड का गैस। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर रिलीज करना है, प्रेशर आपको डिक्रीज करते रहना पड़ेगा, राइट? प्रेशर डिक्रीज करना, उसके लिए एक्सपेंशन वॉल यूज होता है। फिर अगर आपको गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कंप्रेसर यूज होता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर के पीछे कंप्रेसर होता है। घर में रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेसर नहीं है, वो हो गया तुम्हारा काम। एसी है, कंप्रेसर नहीं है। एसी का कंप्रेसर बाहर लगा के रखते हो तुम, हाँ, क्योंकि डिफरेंस है ना। एसी बड़े चेंबर को कूल करता है और रेफ्रिजरेटर छोटे एरियाज को कूल करता है, तो कंप्रेसर वहां पे ज्यादा पावरफुल लगता है एसी में। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो दिस फेज चेंज कैन बी डन बाय successively decreasing pressure and increasing pressure. When you decrease pressure, you are converting liquid to gas. When you are increasing pressure, you are converting gas back to liquid. ये उसका स्कीमेटिक है। अब थोड़ा डिटेल देखेंगे। अब डिटेल में ऐसा है, हमारे पास एक चेंबर है, कोल्ड चेंबर। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट, बॉक्स होता है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर का बॉक्स, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा रखते हो। और याद रखना, उसमें आपको करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि इस बॉक्स का टेम्परेचर हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखना होता है। एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रीजन and maintaining the temperature of the cold region below the ambient temperature is called as refrigeration and also known as artificial cooling. हो गया डेफिनेशन रेडी। इसके बाद क्या करोगे? उसका डायग्राम दिखाओगे। डायग्राम इजी है, मैंने क्या बताया? क्या होता है यहाँ पे? ट्यूब होता है। क्या बोलते हैं उसको? कूलिंग ट्यूब। क्या होता है? ट्यूब होता है। तो क्या बोलते हो? कूलिंग ट्यूब। इस कूलिंग ट्यूब का कुछ पार्ट कहाँ होता है? इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। सम पार्ट इज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। Okay, so some part of the cooling tube is inside the refrigerator, some part, and some part is also outside. वो भी दिखाएंगे हम लोग, that we will also show. Okay, so just a minute. Good. Fine. Something like this. अभी समझ लेना कि क्या है यहाँ पे। You will understand what is happening here. ये कूलिंग ट्यूब है, इसमें कंटिन्यूअसली कौन फ्लो होगा? रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। रेफ्रिजरेंट को तुमको कन्वर्ट करते रहना है। किस में कन्वर्ट करना है? गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज होगा? कंप्रेसर। ये क्या करेगा? गैस को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, बराबर। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा? एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल का काम क्या है? प्रेशर को रिलीज करना। एक्सपांशन वॉल, तो ये क्या है? एक्सपांशन वॉल है। क्या है वो? एक्सपांशन वॉल है। इसका काम क्या है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का, राइट। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस ये है, होता ये है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। होता ये है कि सबसे पहले रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पासेस थ्रू एक्सपांशन वॉल। सडनली प्रेशर रिलीज होता है,
molecules start going away from each other. मतलब they are basically doing work on the surrounding. Work is done on the surrounding. तो जब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होता है, गैस खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांड होता है, तो टेम्परेचर उसका हो जाएगा कम, तो गैस बन जाएगा कोल्ड गैस। क्या बनेगा? कोल्ड गैस विल बी सेंड इनसाइड, बराबर। जब कोल्ड गैस अंदर जाएगा तो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रूट होगा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, उससे भी कम टेम्परेचर है किसका? रेफ्रिजरेंट का। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, तो जो रेफ्रिजरेटर चेंबर के अंदर चीजें रखी है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, रेफ्रिजरेंट का कम है, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? मतलब उस मटेरियल से, सब्सटेंस से रेफ्रिजरेंट के पास, राइट, करेक्ट। तो वो हीट लेके रेफ्रिजरेंट कहां गया? बाहर आ गया, बाहर आ गया, बराबर। अब बाहर आ गया तो जो हीट लेके आया उसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने के लिए कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे तो हीट बाहर थ्रो होगा। एक फायदा हो गया, हीट थ्रो हो गया। दूसरा हो गया, कंप्रेस करने गए तो कन्वर्जन हो गया किसका? गैस का। किसमें? किसमें? लिक्विड में। तो यहाँ पे बन गया वो लिक्विड, और ये लिक्विड फिर यहां से तुम रन करते हो वापस किसको देते हो? एक्सपांशन वॉल को, और ये लिक्विड हायर टेम्परेचर पे है, फिर वापस से प्रेशर रिलीज हुआ, एक्सपांशन वॉल में एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ तो कूल हो गया, कोल्ड गैस वापस जाएगा अंदर, फिर वहां का हीट लेके आएगा बाहर, ऐसा चलता रहेगा। जैसे तुमने हीट इंजन के केस में डिफाइन किया था एफिशिएंसी, यहाँ डिफाइन करते हो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बराबर। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग मैंने आपको बताया था स्टेट बोर्ड क्लासेस में, मैंने आपको लिख के भी दिया था कि ये फॉलो मत करना नोट्स के, क्योंकि नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, गलत नहीं है बट अलग तरीके से लिखा है। क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।